बदलेगा देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं वनिता। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था प्रदेश में नौकरी के लिए मारे मारे फिरते युवाओं को। आज हम बात करेंगे देश में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले पेशे कृषि की, जो आज के दौर में बुरी तरह पिछड़ रही है। पैसा कमाने में उलझी सरकारें इस ओर देखती तक नहीं। आखिर कृषि में विकास लाए बिना देश का विकास कैसे हो सकता है? हरियाणा के कुल श्रमिक वर्ग में से लगभग 82% लोग कृषि या कृषि से संबंधित उद्योग में लगे हुए हैं, लेकिन कृषि विकास सरकार की प्राथमिकताओं में ना होने के चलते विकास में कृषि का हिस्सा घटता जा रहा है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.34% हिस्सा हरियाणा के पास है, जिसके 80% भाग पर खेती होती है। उसका 84% क्षेत्र सिंचित है और फसल गहनता 184% है। कृषि का प्रदेश के जीडीपी में 14.5% हिस्सा है, पर कृषि की भागीदारी लगातार घटती जा रही है। बावजूद इसके इस पेशे पर निर्भर लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। कृषि करना पहले से काफी ज्यादा खर्चीला हो गया है। मुश्किल से ही किसान अपनी लागत निकाल पाता है, जिसके चलते खेती से तेजी से किसानों का मोह भंग होता जा रहा है। आज किसान जीवन यापन के लिए खेती का विकल्प तलाशने लगा है। हमको क्या अधिकार नहीं है कि जो चीज हम पैदा करें उसको अपने भाव से बेचें। हम हिसाब लगाएंगे, भाई इतना मेरा डीजल लगा, इतना मेरा खाद लगा, इतनी मेरी मेहनत लगी, इस पर इतना खर्चा आया है, इतना मैं मुनाफा रख के इसको बेचूंगा। जैसे आम आदमी हर एक जिसका जो प्रोडक्ट है वो पर पूरी लागत लगा दे, फिर अपना मुनाफा निकाल के फिर उसकी कीमत सेट करता है और मार्केट में आती है और बिकती है उसी कीमत पर, ना कोई सस्ती। कपड़े वाला है भाई 100 रुपये मीटर बेचूंगा, 50 रुपये मीटर बेचूंगा, वो उसे भाव बेचेगा, सस्ता नहीं देगा वो। और हम जाएंगे अपना प्रोडक्ट लेगा, आप देखोगे गीला है, नमी है, अच्छा नहीं है, 2 रुपये किलो लूंगा, इसमें काना है, इंजेक्शन लगाऊंगा, यो बिकेगा 1.5 रुपया क्विंटल, 1.5 रुपया किलो, 150 रुपये क्विंटल, 100 रुपये क्विंटल। गन्ना का भाव 200 से लेकर 70 रुपये क्विंटल तक बिका है। वो बीमारी आ गई, हमारी गलती है। परमात्मा ने फसल खराब कर दी, हमारी गलती है। यह कमी है हमारा में, उनकी चीज का भी वो खुद मोल करें और जो हमें गैर पैदा करा उसका भी वही करें, क्यों हमारी आपस की वाह है। कर नहीं सकते हम, एक नहीं हो सकते। अगर जो हम एक हो जावा तो हमारी चीज की पैदावार की मतलब हमें आप मोल कर सका। सरकार भी कड़ा कर है, सेठ कर रहे हैं जुन सा, हमारी तो सब क्या है ठुकरावे हैं। ये मेरा खून पसीना देख कितना है। ये मैं खाद के कट्टे लिया हूं, उनका 270 रुपया रेट है। ये वो 270 का मैं गेर तो दिया खेत में, कितना तंग होया हूँ। 270 का हमारा, उसमें कुछ भी कौन कर सकते हुए। हमारा एक भी नहीं बदेगा। डीएपी बता दिया 1800 का कर रखा है उनकी, और हमारी फसल देख लियो 5 रुपये बदेगी। सरकार को एक तो नंबर 1 सब्सिडी पर ध्यान देना होगा किसान की तरफ, जिसमें खाद, बीज, दवाई और डीजल। दूसरी बात, जिन्स के भाव बढ़ाने होंगे सीजन के ऊपर, खाद्यान्न के अलग, बाकी जो आम है उसके भाव बढ़ाने जरूरी है। अगर हम मान लीजिए आज जमीन की अगर हम बात करें कि एक कृषि की जमीन का 30, 40, 50 लाख रुपए अगर एकड़ का भाव है भी, उसमें उपज सालाना कितनी होती है? उपज सालाना मुश्किल से 15, 20, 25 हजार रुपए की होती है। तो अगर उस अनुपात में अगर आदमी देखिए, अगर कोई समझदार आदमी है तो वो कहेगा मैं जमीन बेच के उसके ब्याज से ज्यादा कमा लूंगा, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। और आज इसी वजह से किसान का बेटा किसान बनने को तैयार नहीं है। क्यों? इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको कुछ मिल नहीं रहा है। और साथ के साथ एक रिस्क भी है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी ठंड से फसल खराब हो जाती है, उसका भी उसके पास कोई इलाज नहीं, कोई बचाव नहीं है। उनको समय पे बिजली पहुंचाना, उनको बीज मुहैया कराना, उनको खाद की व्यवस्था करना, उनको कीड़े नाशक की दवाएं समय पे देना, उनको एजुकेट करना, उनको ये बताना कि किस तरह अच्छी फसल पैदा हो सकती है और उसके लिए हमें हर सहूलियत को उनके तक पहुंचाना,
ये सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आज हम देख रहे हैं इसमें हमारी सरकारें फेल हो रही हैं। किसान अपने आप को चारों ओर से घिरा हुआ पा रहा है। एक तरफ बढ़ती महंगाई की वजह से खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, बीज और खाद भी महंगे होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जमीन भी अपनी उर्वरक क्षमता खोती जा रही है। किसान की हाड़ तोड़ मेहनत बदस्तूर जारी है। पूरा का पूरा परिवार दिनों रात खेत की देखभाल में लगा रहता है, लेकिन बदले में किसान इतना भी नहीं उगा पाता है कि साल भर अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। हरियाणा की ज्यादातर जमीनों में कंपोस्टीकरण की मात्रा तेजी से घटती जा रही है। जमीन से लवणता भी गायब होती जा रही है। इसके चलते खेती की लागत तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उत्पादन में कमी हो रही है। किसान इस देश का सबसे कमजोर प्राणी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं खुद खेती करता हूं। पिछले साल जो हमने धान की खेती उगाई थी, उस वक्त हमारी धान की जो कीमत थी वो 1700 रुपए क्विंटल के हिसाब से सरकार में बिकी। 1500, 1600, 1700 जो हमारी बढ़िया किस्म 11-21। और आज उस बात को 8 से 10 महीने हुए हैं और उसका रेट 3000 रुपए हो गया। जब जो दाम हमें मिला वो 1700 मिला। जब वो चीज एक व्यापारी के पास चली गई तो उस चीज का दाम 3000 रुपए, 3200 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। तो ये किसान का दुर्भाग्य है कि सरकार की नीति आई तो है जो किसान तरक्की नहीं कर पा रहा। जो सब्सिडी किसान के लिए अलग से दी जाती है, निचले कोटे से अतिरिक्त दी जाती है। निचली जाति को 5 एकड़ हो या 3 एकड़ हो, उसको सहायता के तौर पर भाई 2 कट्टा DAP मिलेगी, उसको सस्ते दामों पर मिलेगी। बीज है, खाद है, उनको कोटे के हिसाब से मिलेगा। वो कोटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सरकार किसानों के बारे में औपचारिकता के रूप में तो पूरा काम कर रही है, कागज कार्रवाई के मतलब तो, लेकिन जब किसान बीज लेने के लिए जाता है, ना तो उसको समय पर बीज दिया जाता है और ना ही उसको सब्सिडी मिलती है। वो दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। अगर बीज और खाद सही समय पर नहीं मिलेंगे तो कैसे अपना विकास कर पाएगा? यदि उसका ही विकास नहीं होगा तो फिर आप ये बताइए, फिर देश का विकास या गांव का विकास कैसे होगा? हमारा ये मानना है कि ये इसके लिए एक स्पेशल विभाग होने चाहिए। इनके लिए हर गांव में इस तरह के डिपार्टमेंट हमें खोलना चाहिए, ताकि लोग, अगर किसानों को कोई समस्या आ रही है, वो सीधे तौर पे जाके वहां पे अपनी समस्या को बता सके और वो समस्या आगे पहुंच के उनको सुलझाया जा सके। और इसके लिए ऐसा कोई विभाग अभी तक सेट नहीं हुआ है। अगर कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत किया भी गया है, वहां बैठा नहीं होता। अगर कोई लिखवाया जाता है तो वो आगे तक पहुंच नहीं पाता और इस तरह से काफी गैप है, जिसकी वजह से किसान आज भूखा मर रहा है। जैविक खेती के प्रचार प्रसार के लिए भी सरकार का प्रयास नाकाफी है, जिसके चलते पैदावार बढ़ाने के लिए किसान सिर्फ रासायनिक खादों पर निर्भर है, जिससे खेती न सिर्फ महंगी होती जा रही है बल्कि विषैली भी होती जा रही है। इन रासायनिक दवाओं के छिड़काव से कई प्रकार की बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। जैविक कैसे करेगा? जैविक तो जब कराना जब हर एक चीज की सहूलियत होगी, हर एक चीज महंगाई होगी। कुछ टाइम पर मिल रहा है, जमींदार ने कुछ नहीं मिलता। कोई गन्ना डाल दिया, उसका पैसा नहीं मिल रहा, गेहूं का नहीं मिल रहा, लेट सेट हो रहा है काम। हरियाणा में जमीन के शुद्धिकरण का एक ही रास्ता बचा है और वो ये कि इस जमीन पर जैविक खेती की जाए। सरकार की ओर से जैविक खेती के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है, बावजूद इसके प्राइवेट संस्थाएं हिम्मत करके इस ओर पहल कर रही हैं। श्री वैष्णव अग्रसेन गौशाला हरियाणा के बड़े प्राइवेट गौशालाओं में से एक है। यहाँ 2575 गायें हैं, जिसमें दुधारू गायों के अलावा बीमार और बूढ़ी गाय को भी रखने के लिए अलग अलग 100 बाड़ों की व्यवस्था है, जिसमें करीब 100 आदमी प्रतिदिन काम करते हैं। ऐसा जी, पहले से ज्यादा अभी किसान जागरूक हो गए इस बारे में। पहले जैसे बीच में जैसे यूरिया है, DAP है, इसके बारे में किसानों का काफी रुझान था। इससे यूरिया है, जैसे DAP है, इससे जो यानी कि जमीन के अंदर जो ताकत वाले जो केंचुआ वगैरह होता है या और जो कीट होते हैं जो कि फसल को बढ़ावा देते हैं, वो खत्म हो गए जी इससे डालने से। और जैसे अपनी जो गोबर वाली खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, जैसे केंचुआ खाद है, ये डालने से जो जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ रही है जी। ये गौशाला
आसपास के किसानों के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि यहाँ न सिर्फ खाद बल्कि गाय के गोबर से जैविक खाद भी तैयार की जाती है, जिसकी वजह से कई किसान रासायनिक खादों को छोड़कर यहाँ से निकलने वाली जैविक खाद को अपनाते हैं, जो न सिर्फ उनकी पैदावार बल्कि खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ा रहा है, साथ ही ये रासायनिक खादों से काफी सस्ती हैं। जैविक खाद का फायदा ये है कि एक तो फसल बढ़िया होती है और यूरिया डीएपी डालने से तो जमीन खत्म होती है, जमीन में बढ़ाव नहीं आता और इसमें जमीन में बढ़ाव आता है। फायदा हर तरह का है इसमें। ये जो गोबर वाली खाद है ये जी फायदा ज़्यादा करती है। अब हम जो यूरिया डालते हैं डीएपी डालते हैं उससे अच्छा ये फायदा करती है, इसलिए ये खाद ज़्यादा जरूरी है। गौशाला के इस मॉडल को हरियाणा के अन्य हिस्सों में लागू किया जाए तो स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है, लेकिन कृषि के साथ देश के राजनेताओं ने दोगला व्यवहार किया है। परिणाम सामने है कि पूरे देश में किसान कर्जे में डूबे हुए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। ब्रेक के बाद इस विषय पर और प्रकाश डालेंगे समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश अग्रवाल। हम जल्द लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। बदलेगा देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ जुड़ गए हैं समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश अग्रवाल जी। सुदेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सुदेश जी, आज के समय में सरकारें सर्विस सेक्टर और औद्योगिकरण पर ज्यादा जोर दे रही हैं। ऐसे में कृषि का कितना महत्व रह जाता है? देखिए कि आपने ये बिल्कुल सही कहा है कि सरकारें जो हैं औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विसेज सेक्टर पर ज्यादा जोर दे रही है। जी। वो इसलिए जोर दे रही है कि वो ये मानते हैं कि जो हमें रेवेन्यू आता है, जो सरकार को पैसा मिलता है, वो सर्विसेज सेक्टर से मिलता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन से मिलता है। कृषि से तो पैसा मिलता ही नहीं है। जी। कृषि को तो बल्कि पैसा देना पड़ता है, तो इसलिए वो इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और आप ये देखिए कि 1950 के अंदर हमारे जीडीपी का 50% हिस्सा जो होता था वो कृषि से आता था, लेकिन वो कम होकर आज 2011-12 के अंदर वो 14% रह गया है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही अच्छा नहीं है, क्योंकि ये अच्छा भी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमारा जो कृषि का जो महत्व है वो कम नहीं होना चाहिए। और आप देखिए कि जो भारत देश है वो दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। 70% लोग जो है यहाँ पर कृषि के ऊपर निर्भर रहते हैं, और जब इतनी बड़ी आबादी एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर रहती है तो उसमें कृषि का महत्व रखना ये बहुत जरूरी बात है। ये सरकारों के ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है कि वो एग्रीकल्चर को इग्नोर ना करें। हमें ये भी देखना होगा कि फूड सिक्योरिटी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी मतलब कि कितनी जरूरी है। देखिए, हमने 1965 या 1966 के अंदर अमेरिका से जब हम फूड सिक्योरिटी से PL 480 को हमने झेला है, तो इसलिए कृषि को हम नकार नहीं सकते। कृषि को महत्वपूर्ण रखना ये शीर्ष नेताओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी जो है वो हमें किसान देता है। इसलिए हमेशा ही कृषि का हमारे देश के अंदर जो आप महत्व की बात करते हैं वो रहा है और आगे भी रहना चाहिए, ये हमारा मानना है। जी, कृषि से जीवन यापन करने वाले किसान बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप इन समस्याओं को कैसे देखते हैं? किसान तो हमारे देश के अंदर मतलब कि शुरू से ही समस्याओं को झेल रहा है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देखिए कि 1950 से लेकर अब तक हमारे किसान की पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी बड़ी है। आज भी वो पर कैपिटा इनकम 2000 रुपए प्रति माह जो है किसान की पर कैपिटा इनकम है, और 62 सालों के अंदर उसका रियल टर्म जो ग्रोथ हुआ है वो सिर्फ 75% उसका ग्रोथ हुआ है, जो कि देश की औसतन ग्रोथ से जो है बहुत कम है। तो इसलिए जब उसकी आमदनी नहीं है, वो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, तो उसकी समस्याएं तो बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ हमारी सरकारों ने किसान की समस्याओं का जो रोजमर्रा की समस्याएं वो उत्पादन के लिए झेलता है उसका भी समाधान नहीं निकाला है। आप देखिए कि बिजली से किसान जूझता है, पानी की कमी से वो जूझता है, फिर बीज उसे समय पर नहीं मिलता, खाद उसे समय पर नहीं मिलती, कर्जा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, जो उत्पादन करता है उसका समर्थन मूल्य उसे नहीं मिलता। ये सारी चीजों से वो तो लेके शुरू से लेके झेलता चला जा रहा है। ये तो समस्याएं हैं किसान की जो उनसे वो जूझ रहा है। इन समस्याओं की वजह से ही आज किसान जो है आत्महत्याएं करने पे मजबूर रहता है। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से किसान
जो है रात को 2-2 बजे तक, इस ठंडी के मौसम में भी वो पानी के लिए खेतों में जाता है। और आज अगर किसान जो दूसरे व्यवसाय हैं, कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, वो साथ में ना करें, उसको अपना जीवन यापन करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज उसे पशुपालन करना पड़ता है, मछली के बारे में काम करना पड़ता है, पोल्ट्री के लिए काम करना पड़ता है, जैविक खाद के लिए काम करना पड़ता है। आज ये जो साइड के व्यवसाय हैं ये भी उसे करने पड़ते हैं, क्योंकि ये उसकी मजबूरी बन गई है, नहीं तो वो अपना जीवन यापन भी नहीं कर पाता। किसान सरकार के या साहूकारों के कर्जे के नीचे दबा हुआ है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि किसान जो है या तो सरकार के कर्जे में दबा हुआ है या साहूकारों के कर्जे में। साहूकारों के कर्जे में तो बहुत पुराने समय से दबा हुआ है। अब ये नए कर्जे जो है, जो सरकार जो है कम ब्याज पर कर्जे देती है, वो उनके नीचे दबा हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो कर्जा वापस क्यों नहीं कर पाता। कर्जा, देखिए, कर्जा तो वापस तब होगा जब उसकी इनकम होगी, उसी में से तो कर्जा वापस करेगा। तो जो सरकारें जो उसका उत्पादन करता है, उसका समर्थन मूल्य जो है उसे नहीं मिलता है, उसकी लागत जो है उसे नहीं मिलती है। इसकी वजह से वो कर्जा वापस नहीं कर पाता। कर्जा वापस नहीं कर पाता तो वो कर्जे में डूबा रहता है। लेकिन अगर हम सरकारें ये चाहती हैं कि किसान कर्जे में डूबा ना रहे, तो सबसे पहले हमें उसका समर्थन मूल्य जो है, उसके उत्पादन का जो भाव है वो सही मिलना चाहिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट ने भी यही कहा है कि लागत से 50% जो है वो ज्यादा जो है उसको भाव मिलना चाहिए, वो कि जो कि सरकार ने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया है। तो सरकारें क्यों करती हैं ऐसा? सरकारें किसान को दबाए रखना चाहती हैं, इसलिए कि वो वोट बैंक है, जिससे कि किसान जो है हाथ जोड़कर नेताओं के चक्कर काटता रहे कि भाई मेरी व्यवस्था को ठीक करो, मेरी व्यवस्था को ठीक करो, और ये लोग उसको झांसा दे देकर वही वोट बैंक की राजनीति कर शासन में बने रहते हैं। ये हमारा कहना है इस विषय। खेती के लिए चाहिए पानी, नहरी पानी के ना होने पर ट्यूबवेल चलाने के लिए चाहिए बिजली। तो नहरी पानी और बिजली की समस्या के बारे में आपका क्या कहना है? ये बात सही है कि किसान को अपने उत्पादन के लिए, कृषि करने के लिए उसको पानी चाहिए, और पानी या तो नहरों से मिल सकता है या फिर ट्यूबवेल के द्वारा वो पानी जो है जमीन से निकाल सकते हैं। हमारे जमीनी स्तर का पानी जो है वो और भी नीचे चला जा रहा है, उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और नहरी पानी जो है हरियाणा के अंदर, दक्षिण हरियाणा के अंदर तो नहरी पानी आता ही नहीं है, और बहुत से ऐसे ऊंचे क्षेत्र भी हैं जहां पर नहरी पानी जो है वो नहीं पहुंचता है। ट्यूबवेलों की समस्या ये है कि सरकार बिजली मुहैया नहीं करवाती, बिजली समय पर नहीं मिलती। तो बिजली की जो बहुत बड़ी समस्या है ये सरकारों को सुलझानी होगी, लेकिन सरकार इस बिजली की समस्या के बारे में, समाधान उत्पादन के बारे में कार्य ही नहीं करती है। तो ये तो राजनेताओं की इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम उनकी समस्याओं को सुलझा सकते हैं या सुलझाना चाहते हैं, तो ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये बहुत जरूरी बात है कि किसान को पानी जो है, चाहे वो जमीन से मिले, बिजली के माध्यम से, चाहे नहरी पानी मिले, ये इसको मुहैया करवाना जरूरी बात है। पंजाब के साथ जो हरियाणा का विवाद चला नहरी पानी के लिए, SYL कैनाल का, आज तक उस समस्या का कोई समाधान भी नहीं निकला है। राजनेताओं को मिल बैठकर इस समस्या का समाधान भी करना चाहिए कि हरियाणा को पंजाब से जो नहरी पानी जो उनका हिस्सा बनता है वो भी उनको मिले। इसके लिए भी राजनेताओं को काम करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि मिल बैठकर बात यही आ जाती है कि राजनेता क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या वो रियल टाइम पे जनता के, किसान के विकास के लिए काम करना चाहते हैं या उनको धोखे में रखना चाहते हैं। रासायनिक खादों और दवाओं के छिड़काव के चलते कृषि का उत्पादन लगातार कम होता जा रहा है। ये दवाएं इतनी खतरनाक हैं कि विदेशों में इन्हें बैन किया जा चुका है, लेकिन हमारे देश में इनका प्रयोग अब भी हो रहा है। क्यों? इस सवाल का जवाब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। बदलेगा देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सुदेश जी, रासायनिक खादों के इस्तेमाल से जमीन की क्षमता और गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? प्राचीन काल से ही हमारे देश के अंदर जो खेती की जाती थी वो नेचुरल खाद से की जाती थी, जिससे कि जो जैविक खाद है या गोबर है, इन खादों से हमारी जो खेती जो है वो की जाती थी। लेकिन फिर समय आया कि भाई रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर से हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, और केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा शुरू होने लगा। DAP, यूरिया, ये ऐसी खादें जो हैं हमारे किसान जो है उसका इस्तेमाल करने लगे, उसको खाद को बढ़ाए। लेकिन इनसे हमारा उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन इसकी जो जमीन की गुणवत्ता है या क्षमता है उसके ऊपर धीरे धीरे इसके ऊपर असर पड़ने लगा। और आज स्थिति ये आ गई है
कि आज उतना ही उत्पादन करने के लिए हमें रासायनिक खादों का ज्यादा उपयोग करना पड़ता है और गुणवत्ता के उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है। जो खेती होनी चाहिए उतनी हो नहीं पा रही है। तो आज हम फिर से दोबारा से जैविक खाद की तरफ बढ़ रहे हैं और यूरोप के अंदर जहां से रासायनिक खादों का प्रचलन शुरू हुआ है वहां पर आज ऑर्गेनिक जो खेती है उसके ऊपर ज्यादा जो है जोर दिया जा रहा है कि भी हम ऑर्गेनिक खेती करें, नेचुरल फर्टिलाइजर से जो है हम खेती करें। लेकिन और उनके जो भाव मिलते हैं, जो कीमतें मिलती हैं उस उत्पादन की, वो भी बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। और लेकिन हमारे देश में अभी भी जो पॉलिसी यही रहती है कि भी हम केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करें, लेकिन हमें इसे बदलना होगा, किसान को भी बदलना होगा, किसान को भी जैविक खाद के ऊपर आना होगा। और हमारी जो सरकारें हैं, हरियाणा सरकार खास तौर पर मैं बात करूं, उनको भी जैविक खाद के लिए तंत्र तैयार होना चाहिए, उस तंत्र को भी प्रोत्साहन देना होगा जिससे कि हमारे जो गोबर की जो खाद है या जैविक खाद है ये किसानों को उपलब्ध हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। लागत के आधार पर समर्थन मूल्य तय करने की मांग किसान शुरू से उठा रहा है, आप इसे कितना उचित मानते हैं? मैं इसको बिल्कुल उचित मानता हूं, क्योंकि अगर वो उसके लागत के आधार पर जितनी उसकी कॉस्ट आ रही है उससे भी ज्यादा उसको पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर वो खेती करेगा ही क्यों? तो उसका मतलब नुकसान का सौदा है तो वो खेती करेगा ही नहीं। लागत के आधार पर समर्थन मूल्य जो है वो तय होना चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट में भी यही कहा गया है। लेकिन मैं एक और सवाल यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लागत से नीचे जो है समर्थन मूल्य तय करना चाहते हैं, सरकारें तय कर रही हैं, वो क्यों कर रही हैं? वो किसके लिए कर रही हैं? किसको सब्सिडी देना चाहते हैं? तो ये भी एक अपने आप में सवाल है और हम इसका समर्थन करते हैं कि लागत के आधार पर जो है समर्थन मूल्य जो है वो किसान के लिए तय करना चाहिए। किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधारी जाए, समस्त भारतीय पार्टी का क्या एजेंडा है इस विषय पर? किसान की आर्थिक स्थिति को सुधारना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जब तक किसान की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी हम विकसित देशों की संख्या में नहीं आ सकते। समस्त भारतीय पार्टी का मानना है कि किसान ज्यादातर सरकारी नीतियों पर निर्भर रहता है। अगर सरकारी नीतियां सही होंगी तो किसान खुशहाल होगा, किसान की आर्थिक व्यवस्था जो है वो सुधरेगी। समस्त भारतीय पार्टी अगर सरकार में आती है तो वो किसानों के लिए इस किस्म के इंतजाम करेगी जिससे कि जो समर्थन मूल्य है वो लागत के आधार पर आधारित करेगी। हम समर्थन मूल्य को लागत के आधार पर जो है हम उसको तय करेंगे। जो बिजली की व्यवस्था है, जो किसानों को जो बिजली मिलनी चाहिए उसका हम पुख्ता इंतजाम करेंगे जिससे कि उनको जरूरत के हिसाब से उनको बिजली जो है वो मिल सके। और खाद और बीज जो किसान को चाहिए वो समय पर उनको मुहैया करवाए जा सकें। और जो मंडियों के हालात हैं, मंडियों की हालात के अंदर हम सुधार करेंगे जिससे कि किसान को उत्पादन अपना बेचने के लिए उसके अंदर उसकी पूरी व्यवस्था जो है वो ठीक ठाक हो। जमीन की गुणवत्ता और क्षमता बढ़ाने के लिए वो नीतियां बनाएंगे जिससे कि जैविक खाद का जो प्रचलन जो है वो ज्यादा जो है वो हो सके। फसल की जो बीमा नीति है जिससे कि किसान अगर प्राकृतिक आपदा आती है या और कोई भी जो समस्याएं उसकी होती हैं उससे उसका बीमा हो सके, उसके साथ जो है उसको नुकसान ना हो, वो अपनी जीवन यापन जो है वो जो उससे करता है उसको नुकसान ना हो। हम बीमा योजना का जो है प्रचलन जो है वही सही रूप से हम उसका करेंगे। कृषि से जो उत्पादन होता है उसकी मांग और जो अब सप्लाई के अंदर जो तालमेल बिठाना होता है कि प्रोडक्शन कितनी हो, उसके लिए भी हम जो है सरकार को सक्रिय करेंगे जिससे कि किसानों को ऐसे दिशा निर्देश मिल सके और उसके अंदर जो है सप्लाई और डिमांड के अंदर तालमेल जो है बिठाया जा सके। हम गांव के अंदर कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए भी सोच विचार करेंगे जिससे कि जो छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं वो मिलकर एक बड़ी लैंड होल्डिंग के साथ इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है उसका फायदा उठाया जा सके। हम गांव के अंदर जो एग्रीकल्चर स्टोरेज जो है उसकी जरूरत है, उस स्टोरेज का इंतजाम करेंगे। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में जिससे कि वैल्यू एडिशन जो है वो किया जा सके। कोऑपरेटिव स्टोरेज के लिए भी हम बातचीत करेंगे, ऐसी नीतियां भी बनाएंगे जिससे कि हम यही नहीं होता है कि जब भाव नहीं मिलता है अगर हम उसको थोड़े समय के लिए स्टोर कर लेता है किसान तो उसको अच्छे भाव मिल सकते हैं। हम कोऑपरेटिव स्टोरेज की भी बात करेंगे। ये जो नीतियां हैं ये किसान को आर्थिक तौर पर संपन्नता जो है की तरफ लेकर जाएंगी, उसका आर्थिक विकास होगा। जब उसका आर्थिक विकास होगा तभी जब हम कह सकेंगे कि देश जो है वो खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, और मैं जरूर कहूंगी कि किसान अगर आपकी बात सुन रहे होंगे तो आपकी बातें सुनकर उन्हें राहत जरूर मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। जी,
कृषि अभी भी हमारे देश की रीढ़ है। हमारे देश की 70% जनता अभी भी कृषि पर जीवित है, लेकिन हमारी सरकार कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथ का खिलौना बनी हुई है। उसे बस पैसा कमाने से मतलब है। राजनीति से देश चलता है, राजनीति से प्रदेश चलता है, राजनीति से सभी व्यवस्थाएं बनती हैं। राजनीति सही तो सब कुछ सही, राजनीति गलत तो सब कुछ गलत। आज राजनीति पर कब्जा कर लिया उन लोगों ने जो स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी व अकुशल हैं। समस्त भारतीय पार्टी का मानना है कि जब तक अच्छे लोग राजनीति पर काबिज नहीं होंगे तब तक हमें बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कब्जा अच्छे लोगों के हाथ में देना लोकतंत्र में ये जनता की जिम्मेदारी है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी राय हमें जरूर भेजें। आप अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है समस्त भारतीय पार्टी, W6/5 DLF Phase 3 गुड़गांव, 122-002 हरियाणा। टेलीफोन नंबर 0124-406-4659। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं on info@sbparty.org और हमारी वेबसाइट है www.sbparty.org। ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे सामाजिक न्याय के मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस एपिसोड को आप समस्त भारतीय पार्टी की वेबसाइट और YouTube पर भी देख सकते हैं।